गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। मैंने एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी पे कि आपको स्टेनो या टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, डाउट्स या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको उनका सोल्यूशन बताऊंगी। तो आज मैं आपको आपके जो डाउट्स है वही क्लियर करने जा रही हूँ, आपके जो क्वेश्चंस थे वही आपको बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, कुछ अगर आपको यूजफुल, क्या पता आपको कुछ लगे आपके स्टेनो टाइपिंग के लिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आ रहा है वो है कि स्टेनो स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं, स्टेनो स्पीड बढ़ानी है आपको। जैसे किसी की 70 स्पीड है तो वो अपनी स्टेनो को 80 की स्पीड में लिखिए। किसी की 80 की स्पीड है तो वो 90 की स्पीड में लिखिए, और जिसकी 90 की है वो 100 की स्पीड से लिखिएगा। क्योंकि आप जितनी अगर आपकी स्पीड है उससे आप 10 वर्ड पर मिनट ज़्यादा बढ़ा के लिखेंगे तो आपका हाथ खुलेगा और आप वर्ड्स को कैच कर पाएंगे। जो से डिक्टेशन में जो वर्ड्स बोल रहे हैं आप उन वर्ड्स को पकड़ पाएंगे, उनको कैच कर पाएंगे। आपके हाथ की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खुलेगी। अगर आपकी स्पीड 70 है और आप 70 में आप कंफर्ट जोन में हैं, ये आप जानते हैं कि हम 70 ही लिख सकते हैं, हम कंफर्ट जोन में हैं। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो आपका कंफर्ट जोन खत्म हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है कि हमसे इससे ऊपर लिखी ही नहीं जा रही है। एग्जाम में 70 की आ रही है, 70 की तो हम लिख पा रहे हैं। तो आप या तो 70 की लिखते हैं या उससे नीचे 60 की लिखते हैं, 70 से ऊपर आप बढ़ते ही नहीं है। इसलिए आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो 70 से थोड़ा सा ऊपर आइए। आपका जो कंफर्ट जोन है उससे आप बाहर निकलिए। आपकी जो स्पीड है उसको एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखेंगे, आपके हाथ की अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी खुलेगी और आप वर्ड्स को कैच कर पाएंगे। आपका माइंड रिस्पॉन्स कर पाएगा। कोई बात नहीं, वर्ड्स छूटेंगे, स्ट्रोक्स बिगड़ेंगे, बिगड़ने दीजिए। इस वक्त हमको अपना हाथ खोलने पे फोकस करना है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। आप एक बार लिख के देखिएगा, 80 की स्पीड से आप लिखिए। आपके क्या वर्ड्स तो छूटेंगे ना, आपकी कोई डिक्टेशन नहीं देख रहा है, आपके कोई टेस्ट नहीं हो रहा, आप लिख रहे हैं। इससे आपको पता लगेगा कि अभी आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है। आप 80 से लिखिए, 90 स्पीड से लिखिएगा। अब देखिएगा आपकी जो डिक्टेशन चल रही है, मैं आपको बता रही हूँ कि जिसकी 70 स्पीड है वो 80 से लिखेंगे। तो आपकी जैसे डिक्टेशन चल रही है तो आपको डिक्टेशन के साथ साथ वर्ड्स को कैच करना है। आप इस तरह से नहीं करेंगे कि डिक्टेशन आगे वो बोलते जा रहे हैं और आप पीछे वाले जो वर्ड्स हैं उन्हीं के ही स्ट्रोक्स बनाने में लग रहे हैं। कुछ दिन तक आपकी आउटलाइंस भी छूटेगी, स्ट्रोक्स भी बिगड़ेंगे, बड़े बड़े स्ट्रोक्स बनने लगेंगे। कोई बात नहीं, कुछ कुछ दिक्कत नहीं है। इस तरीके से जैसे से डिक्टेशन चल रही है आप उसी तरीके से अपनी डिक्टेशंस को लिखिए। एक महीना आप ऐसे करके देखिएगा, आपको खुद फर्क लगने लगेगा। आप फिर एक महीने बाद 80 की स्पीड को बहुत आराम से कंफर्ट जोन में लिखने लगेंगे। फिर जब आप एकदम से 70 की स्पीड लिखने लगेंगे तब आपसे 70 की नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि कहेंगे आप इतने धीरे धीरे बोल रहे हैं ये, क्योंकि आप 80 को फिर 80 की स्पीड में बहुत कंफर्ट में आ जाएंगे आप। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी स्पीड को 10 वर्ड पर मिनट बढ़ा के लिखिएगा। डेली आप इस तरह से 4 से 5 डिक्टेशन लिखिएगा। आपकी जो स्पीड है उससे 10 पर वर्ड पर मिनट आपको बढ़ा के लिखनी है। 4 से 5 डिक्टेशन लिखिएगा इस तरह से। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये आपकी देखिए स्टेनो की नोटबुक रहती है, पता ही है आपको। डिक्टेशन जब आप लिखते हैं तब आप इसका इस तरीके से बीच में से सेक्शन कीजिएगा, मिडिल सेक्शन करके लिखिएगा। आप डायरेक्ट अगर बिना सेक्शन करके लिखते हैं डिक्टेशन को तो यहाँ पे जब आपका स्ट्रोक खत्म होता है फिर यहाँ से यहाँ पर आने में हाथ उठता है, हमारा पेंसिल उठती है, तो थोड़े से सेकेंड जाते हैं जिससे स्पीड पे फर्क पड़ता है। इसलिए अगर आप इस तरह से बीच में सेक्शन कर लेंगे तो आप इस तरीके से आराम से यहाँ से आप लिख पाएंगे, आपका हाथ फटाफट फटाफट चलेगा। मैं देखिए अब तक जजमेंट्स वगैरह लिखती हूँ कोर्ट्स में, तो मैं अभी तक भी ये सेक्शन, इसका ये वाली जो रूल है इसका यूज़ करती हूँ। इससे सच में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। स्टेनो के रजिस्टर्स भी आते हैं, आप रजिस्टर्स में प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको देखो आपको एग्जाम हॉल में नोटबुक ही मिलेगी, स्टेनो की रजिस्टर नहीं मिलेगा। अगर आप रजिस्टर में प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके बाद आपको जब नोटबुक में दिया जाता है लिखने के लिए, तब इससे भी स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है। तो आप नोटबुक का ही इस्तेमाल कीजिए, इससे आपकी स्पीड में सीरियसली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इन चीज़ों को जो मैंने आपको स्पीड बढ़ाने के टिप्स बताए हैं इन पे ध्यान दीजिए। एक महीना एक बार आप करके तो देखिएगा, आपकी स्पीड से 10 उसको एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए अपनी स्पीड। एक महीने तक उसको लिख के देखिए, आप आपके हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी खुलेगी, आपके माइंड में उस वर्ड्स को बार बार दोहराया जाएगा। फिर आप जो डिक्टेशन साथ साथ आपकी चल रही है, आप उनके साथ साथ अपने वर्ड्स को जब आप लिखेंगे तो आपका हाथ खुलेगा, अपने आप आपका हाथ तेज 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 फ्लो में चलेगा डिक्टेशन के अकॉर्डिंग। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि स्टेनो स्पीड कैसे बढ़ाए। तो देखिएगा एक बार आप इन टिप्स को दोहराइएगा,
एक महीना आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनो में एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं। स्टेनो में देखिए एक्यूरेसी काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम डिक्टेशन लिख लेते हैं लेकिन हमसे उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है, ट्रांसलेशन में हमको बहुत प्रॉब्लम आती है। देखिए अगर आप अभी लर्निंग से स्टेनो उसमें स्पीड में आए हैं और जो स्पीड में अभी 2-3 महीने ही हुए जिनको आए हुए, तो उनको दिक्कत आती है ट्रांसलेशन में। ये जायज़ सी बात है, डिक्टेशन में दिक्कत आती है उनसे, हिंदी पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो देखिए आप इस तरह से कीजिएगा, अपने आप 2 अनसीन डिक्टेशन लीजिए और 2 सीन डिक्टेशन लेनी है आपको एक दिन में। अनसीन सीन में फ़र्क मैं आपको बता दूँ, देखिए क्या होता है, आपको जो डिक्टेशन लिखनी है, जिसको आपको टाइप करनी है, जैसे आपको कल आपको कोई डिक्टेशन टाइप करनी है, उस मैटर को आप निकाल लीजिएगा, उस मैटर को आप पढ़िए एक बार, और आपका कोई ऐसा नया वर्ड है जिसका आपने अभी तक स्ट्रोक ही नहीं बनाया है, आपने उसकी अभी तक आउटलाइन ही नहीं बनाई है, वो वर्ड आपके लिए नया आ गया है, तो उसको उसमें अपने जो आपके डिक्टेशन का पीडीएफ है, आप उसमें उसको मार्क करते जाइए कि ये वर्ड हमारे लिए नया है, ये वर्ड नया है, इसका स्ट्रोक हमारे हाथ से एक बार भी नहीं निकला है। फिर जब आप उस डिक्टेशन को पूरा रीड कर लेंगे, मार्क कर लेंगे जो वर्ड्स आपको नए लगते हैं, एक रजिस्टर लीजिए, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, रजिस्टर लीजिएगा, ऊपर लिखिए एक्सरसाइज नंबर 1 और उसके जो टफ वर्ड्स है, उन टफ वर्ड्स को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए रजिस्टर में, और उसके बाद कम से कम उस वर्ड की आप 5 से 8 बार एक पूरी लाइन उस स्ट्रोक की भर दीजिएगा, आपके जो नए वर्ड्स लग रहे हैं, तो आप इस तरह से उस लाइन्स को भर दीजिए। फिर उसके बाद आप उस डिक्टेशन को लीजिएगा, फिर आप लिखिए और फिर आप उसकी ट्रांसलेशन कीजिए, अपने आप देखिएगा एक्यूरेसी आपकी आएगी। ठीक है, सीन डिक्टेशन है, सीन डिक्टेशन में एक्यूरेसी आपकी आएगी। इस तरह से आपको 2 सीन डिक्टेशन लेनी है और 2 आपको लेनी है अनसीन डिक्टेशन। डिक्टेशन चलाइएगा, लिखिएगा, ट्रांसलेशन उनको कोशिश कीजिए आप अपनी स्ट्रोक्स को पढ़ने की, कोई बात नहीं, गलत स्ट्रोक्स पढ़े जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश कीजिए पढ़ने की। मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, आप जितना लिखते हैं मैटर उतना शुद्ध लिखिए, कि आपको जब आप उनकी ट्रांसलेशन करें कि आपने जितना लिखा है हम कम से कम वो तो शुद्ध ही पढ़ पाए, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको सीन 2 डिक्टेशन लेनी है और 2 अनसीन डिक्टेशन लेनी है। सीन डिक्टेशन में मैंने आपको बता दिया है, वर्ड्स टफ वर्ड्स को नोट कीजिए, उनके स्ट्रोक्स बनाते जाइए, आप एक एक लाइन में उनके भरती जाइए, फिर उनकी आप डिक्टेशन लिखिए और उसको फिर टाइप कीजिए। इसी तरीके से आपको अनसीन डिक्टेशन लेनी है और उसको पहले, और एक चीज़ और खास ध्यान रखिए, जब आप डिक्टेशन को लिख लेते हैं तो उसको डायरेक्ट टाइप नहीं करनी है, सबसे पहले हमें उस डिक्टेशन को पढ़ना है, 2 से 3 जितने मिनट में आप उसको पढ़ सकते हैं, एक बार उसको सरसरी नज़र मार लीजिए। क्यों ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं आपको, क्योंकि हम जब डिक्टेशन लिखते हैं, ताजी ताजी हमने डिक्टेशन लिखी, तो उसकी जो वो रील होती है ना, हमारे दिमाग में सेट रहती है कि ये वर्ड बोला गया था, ये वर्ड हमसे छूटा है, जो हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हमको ध्यान रखना है ये वर्ड आया था, तो एक बार आप उसको पढ़ लेंगे। कुछ होता है स्टूडेंट्स डिक्टेशन लिखी, फिर उनको ये रहता है हमको फटाफट समय से पहले टाइप करना है, और ना पढ़ते हैं ना रीड करते हैं, पहले फटाफट देख के अपना टाइप करना शुरू कर देते हैं। शुरू की वो 3 से 4 लाइनें लिख पाते हैं, 5वीं लाइन में वो आपको अटकते हुए दिखेंगे, उनको पढ़ते रहेंगे ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। इसलिए आप उन पे नजर ना रखिए कि वो टाइप कर रहे हैं तो हम भी टाइप करें, आपकी स्ट्रेटेजी आपको मालूम होनी चाहिए। आपको सबसे पहले उस डिक्टेशन को अपना पढ़ना है, याद रखिए डिक्टेशन को पढ़ना है। जो वर्ड्स आपको टफ लग रहे हैं कि हम डिक्टेशन पढ़ लिया है, आपने, आपको पता है ये वर्ड पढ़ लिया है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, वर्ड्स आपको लगता है ये वर्ड इजी है, पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, डिक्टेशन करते हैं तो फिर उस वर्ड्स को हम पढ़ ही नहीं पाते, ये क्या लिखा है, तो आप ऊपर पेंसिल से हल्का सा लिख दीजिए कि ये वर्ड ये है, बाद में चाहे उसको आप इरेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक बार डिक्टेशन को पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको उसको टाइप करके उसका क्रॉस चेक करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आपको स्टेनो एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा काम आएगी। सबसे अच्छा मूल मंत्र देखिए स्टेनो का यही है कि स्टेनो को जब आप पूरा लिख लेते हैं तो उसको एक बार आपको रिवाइज, मतलब उसको आपको पढ़ना है। ये वो टिप्स हैं जो मैंने यूज़ किए थे। मैं जब भी डिक्टेशन लिखती थी तो उस डिक्टेशन को मैं कभी भी बिना पढ़े टाइप नहीं करती थी, चाहे जितनी देर लग जाए मैं उसको पढ़ती ज़रूर थी। आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप उस मैटर को जल्दी से जल्दी टाइप कर लेंगे। स्टेनो पढ़ना डिफिकल्ट होता है, टाइप करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है, तो आप ध्यान रखिए, डिक्टेशन को रीड कीजिए उसके बाद आप पढ़िए। तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन एक्यूरेसी का। आई होप आपको समझ आया होगा कि 2 अनसीन और 2 सीन डिक्टेशन आपको लेनी है।
नाउ थर्ड क्वेश्चन इज टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। ये देखिए टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, ये भी कॉमन क्वेश्चंस था आपके कमेंट्स में था। देखिए टाइपिंग स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आप बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठा करिएगा, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबको पता ही होगा। कमर झुका के आप बैठ जाते हैं और टाइपिंग करते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जितनी टाइपिंग कर रहे हैं, जितने घंटे आप बैठ रहे हैं, सीरियस होके कीजिएगा, स्ट्रेट लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए। दिमाग में किसी भी तरीके का अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपके माइंड में टाइपिंग का मैटर ही होना चाहिए, वही वर्ड्स आपके घूमने चाहिए, कोई और इधर उधर की बातें आपके दिमाग में नहीं घूमनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिए आप टाइपिंग में एक तो। और दूसरी बात, जब बच्चे टाइपिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, शुरुआत में ही अपनी स्पीड को बढ़ा के ले जाते हैं। अपना वो टाइप करते हैं फटाफट फटाफट और शुरू में ही उनकी स्पीड बिल्कुल अप पहुंच जाती है। और जब उनको लगता है कि हमारी गलतियां बहुत बढ़ रही है, हमारी गलतियां आने लग रही है, तो उनकी स्पीड अपने आप अप टू डाउन आने लग जाती है। ऐसी ये गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत से करते भी होंगे ये। इससे क्या होता है, उनकी एक्यूरेसी तो बिगड़ती ही बिगड़ती है, प्लस उनकी टाइपिंग स्पीड तो डाउन होती ही होती है। तो इस तरह से टाइपिंग नहीं करनी है। देखिए टाइपिंग करेंगे किस तरह से आप शुरू के 1 मिनट तक टाइपिंग स्पीड में अपनी जो टाइपिंग है उसको बिल्कुल धीरे 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 टाइप करेंगे। और अपने जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे नजर नहीं रखेंगे। अगर आपका मैटर आपका ऑनलाइन स्क्रीन पे चल रहा है तो आप सामने स्क्रीन के जो मैटर है उसी पे ही नजर रखेंगे, आप जो टाइप कर रहे हैं उस पर नहीं देखेंगे। अगर आप ऑफलाइन न्यूज़पेपर या किसी बुक में से टाइप कर रहे हैं तो बुक को अपने कंप्यूटर के सामने रखेंगे और सामने से देख के आप उसको टाइप करेंगे, चाहे आप अपने राइट या लेफ्ट हैंड साइड भी रख सकते हैं अपने टाइपिंग मैटर को। अब देखिए आप अपने उस टाइपिंग मैटर को शुरू के 1 मिनट तक बिल्कुल धीरे धीरे आराम से टाइप कीजिएगा। और उसके बाद जो वर्ड्स है, टाइपिंग के जो वर्ड्स चल रहे हैं, आप जो टाइप कर रहे हैं उसको अपने आप माइंड में भी रिपीट कीजिए। इससे क्या होता है कि हमको ये पता रहता है कि अगर वर्ड्स में क्या है, लह रहे जो भी वर्ड आ रहे हैं, तो हमको जब वर्ड्स को माइंड में दोहराते हैं तो हमारी उंगली भी उस तरह से रिस्पॉन्स करती है कि लय इधर आएगा, क्या इधर आएगा, लय ऊपर जाके आएगा। तो इस तरह से आपको आपके वर्ड्स को माइंड में दोहराना है। और आप देखिए बैक स्पेस का बिल्कुल यूज नहीं लेंगे, क्योंकि बैक स्पेस अगर आप यूज में लेते हैं तो आपकी स्पीड में फर्क पड़ता है, स्पीड आपकी डाउन होती है। कभी कभी एग्जाम्स में बैक स्पेस ऑफ भी रहता है। और अगर आपको बैक स्पेस की आदत पड़ जाएगी कि आप बैक स्पेस यूज कर करके अपनी एक्यूरेसी 100% ला रहे हैं, तो एग्जाम में अगर बैक स्पेस ऑन ही नहीं मिला आपको तो उसका मतलब आपकी एक्यूरेसी 100% आएगी ही नहीं। इसलिए आप अपनी बैक स्पेस को बिल्कुल यूज में मत लीजिएगा। मैटर को रखिए अपने सामने और उसके बाद उस मैटर के शब्दों को अपने माइंड में आप दोहराएंगे, धीरे धीरे उसको टाइप करेंगे। जब आपके हाथ रिदम में आने लग जाए और माइंड और हाथ दोनों का आपका वो कोऑर्डिनेशन बैठ जाए कि हमारे माइंड के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही हमारे हाथ चल रहे हैं, तब आप धीरे धीरे अपनी स्पीड को अप ले जा सकते हैं। शुरुआत में स्पीड को अप नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि पहले आप हाथों का और माइंड का कोऑर्डिनेशन बैठने देंगे कि हमारा माइंड रिस्पॉन्स कर रहा है हमारे हाथों को अभी हम। तब आप अपनी स्पीड को धीरे से ऊपर लेके जाएंगे। मेट्रो को टाइप कीजिए, बिना बैक स्पेस के एक बार उस मेट्रो को टाइप कीजिए। फिर आप देखिएगा कि अगर आपको उसमें आपको लग रहा है हमारी त्रुटियां बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्यूरेसी हमारी नहीं आई है, तो आप उस मेट्रो को दोबारा टाइप कीजिए। कम से कम उसी मेट्रो को 3 बार टाइप कीजिए, जब तक आपके उस मैटर में एक्यूरेसी 90+, 95+ के आसपास ना आने लग जाए। तब तक आप उस मैटर को बार बार टाइप कीजिए, 2 से 3 बार टाइप कीजिए। इस तरह से आपको कम से कम दिन में 2 से 3, 3 से 4 टाइपिंग मैटर आपको टाइप करने होंगे। और ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपका टेस्ट ऑनलाइन स्क्रीन पे ही होएगा, तो आपको स्क्रीन की आदत ज़्यादा डालनी है बजाय मैटर को साइड में रख के टाइप करने की। तो आपको टाइपिंग स्पीड इस तरीके से करनी है, स्ट्रेट बैठेंगे, बिल्कुल स्क्रीन पे देखेंगे अपना सामने, कीबोर्ड पे नजर नहीं रखेंगे, स्पीड को शुरू में बिल्कुल डाउन रखेंगे, हाथों का और माइंड का कोऑर्डिनेशन बैठा के वर्ड्स को रिपीट करेंगे माइंड में, और इस तरह से आप टाइप करेंगे। तो इस तरह से आपकी टाइपिंग स्पीड पे भी फर्क पड़ेगा। करके देखिएगा इस तरह से आप टाइपिंग। और जिसकी 30 के आसपास स्पीड आ रही है तो वो पहले कुछ दिन टाइपराइटर पे कीजिए। जिसकी स्पीड 40-45+ आ रही है तो वो कंप्यूटर पर ही कीजिए, क्योंकि अगर उनकी 40-45+ आ रही है तो 60-65+ तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं हमारी 25-30 तक की ही स्पीड आ रही है टाइपिंग की, तो वो कुछ महीने पहले टाइपराइटर पे टाइप कीजिएगा। तो ये था थर्ड क्वेश्चन टाइपिंग स्पीड का। फोर्थ क्वेश्चन है स्टेनो की कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होती, ये आप भी जानते हैं। रिटर्न एग्जाम होता है तो हम किसी से ये नहीं पूछते हैं कि हम कितना पढ़े कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये भी एग्जाम ही है, बस फर्क इतना है कि ये प्रैक्टिकल है और वो थ्योरी होता है जो रिटर्न का होता है।
पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती है। ये तो आपका अंतर्मन जानता है कि हम कितने पानी में हैं, हमें अभी कितनी ज़रूरत है पढ़ाई की। ये चीज़ आप खुद जानते हैं कि हमें अभी इतनी कमी आ रही है, अभी हमको टाइपिंग पे फ़ोकस करना है, स्टेनो पे फ़ोकस करना है। हमारा कोई भी पार्ट अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना टाइपिंग ना स्टेनो। तो हमको खुद ही अपनी पढ़ाई की टाइम लिमिट बढ़ानी है। हम किसी से नहीं पूछते ये चीज़ कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ये भी पढ़ाई ही है। भले ही प्रैक्टिकल है, स्किल है, बट ये पढ़ाई है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। जब तक आपको लगता है कि हमें अभी तक कमी है, अभी तक हम 100% हमारा नहीं दे पा रहे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तब तक कीजिएगा। इसकी कोई सीमा नहीं होती है। कोई आपको कह दे आप दिन में 4 से 5 घंटे कर लीजिए, हो जाएगा। और जानते तो आप है ना, आपका अंतर्मन जानता है ना कि इन्होंने तो बोल दिया 4 से 5 घंटे करनी है, लेकिन हमारी तो स्टेनो स्पीड भी नहीं सही हो रही, ना हमारी टाइपिंग स्पीड ना सही हो रही है। करने वाला 1-2 घंटे में भी कर जाता है, और ना करने वाला चाहे पूरा दिन लेके बैठे रहे तो भी नहीं कर सकता। इसलिए ये आपके ऊपर है, आपका अंतर्मन कहना चाहिए। जब आपको लगे कि हम पूरे परफेक्ट हो चुके हैं स्टेनो में भी टाइपिंग में भी, अब हमारी जो छोटी छोटी कमियां थी बस उसको दूर करना है, तब आप अपनी थोड़ी टाइम लिमिट को कम कर दीजिए। अगर आप अभी स्टार्टिंग में ही है तो अपनी टाइम लिमिट को आप बढ़ा के रखिएगा। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप पूरे दिन टाइपिंग स्टेनो ही लेके बैठे रहिए, नहीं। आप रिटर्न की भी तैयारी कीजिएगा साथ साथ में। आरएसएस भी स्टेनो की भी आने वाली है, आप जानते हैं। तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कीजिए कि हमको मॉर्निंग में रिटर्न की करनी है, और नाइट में इवनिंग में हमको हमारे स्टेनो की करनी है, या मॉर्निंग में स्टेनो, नाइट में रिटर्न। आप अपने अकॉर्डिंग ये टाइम फिक्स कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगता है। तो ये हुआ फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन था कि अगर आज से स्टेनो सीखना स्टार्ट करते हैं तो अपकमिंग वैकेंसीज एग्जाम में स्किल टेस्ट में पास हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। आप स्टार्ट करते हैं अगर आप आज से ही स्टेनो, तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर आप सीख सकते हैं स्टेनो तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर आप सीखना चाहते हैं आज से स्टेनो तो सीखिएगा। ऐसा तो है नहीं कि स्टेनो की वैकेंसी आती ही नहीं है, वैकेंसीज आती हैं स्टेनो की, आप भी जानते हैं। हर डिपार्टमेंट में स्टेनो की वैकेंसीज आती है, हाई कोर्ट, आरएसएसबी, रेलवे हो गया, और सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सब में स्टेनो की वैकेंसी आती है। तो बस ये रहता है, अगर आप स्टेनो सीख लेते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा चांस, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो सबके पास नहीं मिलती है। देखिए, क्योंकि जो कुछ होते हैं स्टूडेंट्स, एसएससी ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, रेलवे, स्टेनो नहीं, नॉर्मल वैसी पोस्ट, एसएससी, बैंक, स्टेनो में, सब में तो सब एग्जाम उसका देते हैं। लेकिन ये स्टेनो होता है जो हमको उनके फील्ड से थोड़ा अलग बनाता है, बस इतना फर्क होता है। फिर वो लोग जब बाद में रिटर्न क्लियर हो जाता है तब स्टेनो सीखते हैं, और इतने में स्टेनो की डेट आ जाती है, एग्जाम डेट आ जाती है, और वो उसको क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप स्टेनो सीखना शुरू कर दीजिए। वैकेंसीज आने वाली है, आने वाले समय में सभी डिपार्टमेंट्स में स्टेनो की वैकेंसी आती है, ईएसआईसी में आती है, सभी में स्टेनो की वैकेंसी आती है। तो आप आगे के टाइम के लिए अपना स्टेनो क्लियर कर सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा अपने लिए क्वालिफिकेशन ये तैयार रखिएगा। काफी, क्योंकि स्टेनो में देखिए नौकरी देर से सही लेकिन लगती जरूर है। स्टेनो में अब भीड़ है, लेकिन और डिपार्टमेंट्स के मुकाबले, और जो हमने एग्जाम्स देते हैं उसके मुकाबले भीड़ कम है, बैठते बहुत है। अगर पोस्ट 400-500 होएगी, 5000 बच्चे बैठेंगे बाय द वे एग्जाम में, तो उसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने आते हैं कि हम एक बार एक्सपीरियंस तो लेके देखें कैसा होता है स्टेनो का एग्जाम। कुछ होते हैं जो लर्निंग में ही होते हैं अभी, कुछ होते हैं जो अभी तक डिक्टेशन अपनी स्पीड पर ही आते हैं, बहुत कम होते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। इतना आसान नहीं होता है ये कि हर कोई क्वालिफाई कर जाता है, सालों की मेहनत लगती है इसमें भी। इसलिए आप अपने आप को अलग समझे उनसे, कि हमको ऐसा मत समझिए कि हम आज से सीखना शुरू करें तो हमारी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। आप स्टेनो सीखें, अपकमिंग एग्जाम्स में अपने वैकेंसीज आने वाली है, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्टेनो का एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ कॉमन क्वेश्चंस। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैं आपको बता देती हूँ, कमेंट्स थे जो। सबसे फर्स्ट है सुमन राजपूत जी का, मैम हमें कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे हर तरह की स्टेनो आराम से लिखे जा सके। ये मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए, इसका कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि आप की स्पीड कितनी है, आपको अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग लिखना है। मैटर आप हर तरह का लिखेंगे, एडिटोरियल लिखेंगे, मैगजीन्स में से लिखेंगे, करंट मैटर लिखेंगे, हर तरह का मैटर लिखेंगे। नए नए वर्ड्स से उनको आप निकालेंगे, उनके स्ट्रोक्स बनाएंगे, और जो वर्ड्स ऐसा लगता है कि आपको हमारे लिए पहली बार आया उसको लिखिए, पूरी एक लाइन भर दीजिए उस वर्ड्स की स्ट्रोक बना बना के,
कि दोबारा वो वर्ड इन फ्यूचर आता है तो आपका हाथ उस वर्ड पे ना रुके। तो इस तरह से आप स्टेनो की प्रैक्टिस कीजिए। ममता मीना जी का कमेंट है। इसके बाद अनु सिसोदिया जी कह रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा करना जरूरी है क्या? नहीं अनु जी, इसमें डिप्लोमा नहीं लगता है हाईकोर्ट के एग्जाम में। ये आर चौधरी जी, लोअर कोर्ट्स में एज अ स्टेनोग्राफर कितना वर्क और क्या क्या वर्क करना होता है, प्लीज डिटेल से बताइए। देखिए इसकी अगर अब आप ये जानना चाहते हैं तो इस पर अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा। बाकी मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। अपना स्टेनो में वर्क जो अपने जज साहब होते हैं उनका कोई जजमेंट करना, कोई फैसला करना हो, आदेश करना हो, जजमेंट्स ऑर्डर्स अलग अलग होते हैं, फैसला करना हो उनको, आदेश करना हो, और इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं वो निकालने हो, तो उसको स्टेनोग्राफर टाइप करता है और जज साहब उस पर साइन करते हैं। तो स्टेनोग्राफर का काम रहता है इस तरह से जजमेंट्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए, इसके अलावा भी बयान मुलजिम बनाने होते हैं, और 437 CRPC, 457 CRPC इनके ऑर्डर्स टाइप करना। जब आप इस फील्ड में आएंगे, बनेंगे स्टेनोग्राफर, तब मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि इस तरह से अभी आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मैं इस पर आपकी अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगी। अगला है विकास ताखड़ जी का, हाईकोर्ट स्टेनो वैकेंसी कब तक आ सकती है? जल्दी आने वाली है वैकेंसी, अक्टूबर तक चांस है इसके आने के। आपको पता ही है हाईकोर्ट की भी और RSS भी, दोनों ही वैकेंसी जल्द आने वाली है। बेला राव जी का, मैम नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ सकती है? नेहा सैनी जी, स्टेनो हिंदी और इंग्लिश में से क्या चूज करें? ये आपके ऊपर है। आपकी अगर हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी स्टेनो चूज कीजिए, इंग्लिश अच्छी है आपकी तो आप इंग्लिश स्टेनो चूज कीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी स्टेनो चूज करना चाहते हैं। पवन नागर जी का कमेंट है, मैम अगर आज से स्टेनो सीखे पूरा मन लगा के, ये वही कमेंट है जो मैं आपको बता रही थी अभी, अपकमिंग वैकेंसीज के लिए हम स्किल टेस्ट पास हो सकते हैं या नहीं, तो ये वही कमेंट है, इसका रिप्लाई मैंने जवाब मैंने आपको बता दिया है। आर चौधरी जी का फिर कमेंट है, राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनो में टाइपिंग के बारे में पूरी डिटेल्स। ठीक है, इसमें मार्किंग वार्किंग कैसे होती है इसकी मैं आपको डिटेल्स में अलग से बताऊंगी। कोमल जीतू चौहान जी, टाइपिंग स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी? ये सेम कमेंट है, मैं इसके बारे में आपको अलग से बताऊंगी वीडियो बना के। पूजा जी, मैम किसका एग्ज़ाम कब है ये बताएं। ये तो वैकेंसी आएगी पूजा जी तभी पता लगेगा आपको। हाईकोर्ट वैकेंसी आने के 2 से 3 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम ले लेती है। कुमार जी, मैम वैकेंसी कब तक आएगी? जवाब दे दिया इसका मैंने। विकी ब्लॉगर जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड नॉर्मल शॉर्टेज एंड हाउ वी डू इट टुगेदर? लीगल वर्ड्स जो कोर्ट के वर्ड्स होते हैं उन्हें लीगल वर्ड्स कहते हैं, न्यायिक शब्दावली। और नॉर्मल नॉर्मल वर्ड्स जो आपके होते हैं वो कोर्ट के वर्ड्स थोड़े से अलग चलते हैं, जैसे गवाह हो गया, परीक्षित हो गया, प्रतिवेदन हो गया, परिशीलन हो गया, न्यायिक निष्कर्ष हो गया। जो अपनी न्यायिक शब्दावली होती है ये अपनी अलग चलती है, उन्हें लीगल वर्ड्स कहते हैं। तो शॉर्ट एंड लीगल एंड नॉर्मल शॉर्ट एंड लीगल एंड नॉर्मल वर्ड्स, इनमें डिफरेंस होता है। मनीषा जी का, मैम इस वैकेंसी में रिटन एग्जाम होगा क्या, और टाइपिंग स्किल में कम से कम कितनी स्पीड चाहिए? नहीं, इस पर रिटन एग्जाम नहीं होएगा, आपका डायरेक्ट ही होएगा ये। और स्पीड कम से कम आप 60 प्लस तो आप कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जाके उसकी आधी रह जाती है, आपकी 10 तो अपने आप डाउन हो जाती है, जो प्रेशर होता है हाई कोर्स का एग्जाम का। तो 65 प्लस तो आप अपनी स्पीड कीजिए मनीषा जी। किड्स जी, मैम स्टेनो में हिंदी शुद्ध कहाँ से करें? हिंदी शुद्ध करनी है आपको तो आप अपनी वोकेबलरी पे ध्यान दीजिए, हिंदी ग्रामर आप पढ़िए, उससे आपकी हिंदी शुद्ध होएगी। ये माय लाइफ मेरी जिंदगी जी, मैम परेशानी स्पीड और अशुद्धि की है। स्पीड मैंने आपको बता दी है, अशुद्धि के लिए आप अपनी हिंदी ग्रामर पर फोकस कीजिए। स्टेनो फीवर जी, वैकेंसी कब तक आ जाएगी? मेघा साहू जी, मैम कोर्ट की वैकेंसी कब आएंगी? बता दिया मैंने। सुमन राजपूत जी फिर कह रहे हैं, मैम आप कितना प्रैक्टिस करते थे और कोचिंग ज्वाइन करें या घर पर ही करें? कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, कंपटीशन रहता है एक दूसरे में, तो कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं प्रैक्टिस देखिए, मैं जिस तरह से प्रैक्टिस करती थी, मेरी जो स्ट्रेटजी मैं थी वो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है। मेरी प्रैक्टिस, मैं सुबह कोचिंग जाती थी, और सुबह कोचिंग जाती थी मैं 7 से 11 बजे तक मेरी कोचिंग रहती थी, और उसके बाद शाम को मैं अपना घर पर भी करती थी। तो मेरी प्रैक्टिस रहती थी कम से कम, जब हाईकोर्ट की वैकेंसी आ गई थी तब मैं पूरे दिन स्टेनो टाइपिंग पर ही ध्यान देती थी।
तो मैं करती थी कम से कम 5 से 6 घंटे मैं करती थी। सुमन राजपूत जी, और मैम मेरी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही, कैसे प्रैक्टिस करूं, प्लीज़ बताएं। इसका मैंने आपको बता दिया है जवाब। मैम मेरा स्टेनो लिखते टाइम बहुत छूट जाता है, तो मैटर ज़्यादा लिखूं या वर्ड प्रैक्टिस ज़्यादा करूं। मैंने आपको बता दिया, आप पहले उस डिक्टेशन के वर्ड्स निकाल लीजिएगा, उसकी पूरी आप एक लाइन स्ट्रोक्स की बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, देन आप स्टेनो लिखिएगा। एक लास्ट कमेंट है, मैम आप जो मैटर देते हैं वो ही आएगा या आउटसाइडर्स भी आ सकता है, और टाइपिंग स्पीड 30 है मेरे, और कितनी करनी है और बढ़ाए क्या। स्पीड तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, 30 स्पीड तो बहुत ही कम है, देखिए आपको टाइपराइटर पर करने की ज़रूरत है। और देखिए ये आप पूछ रहे हैं मैम आप जो मैटर देते हैं वो ही आएगा क्या। आप जब रिटर्न की तैयारी करते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, तो क्या आपको पता रहता है क्या कि हमारे एग्जाम में एज इट इज यही पेपर उठकर आ जाएगा। ये नहीं पता रहता ना, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करके चलते हैं। हम अपनी प्रैक्टिस को वैसा बेस बनाते हैं एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसा बना के जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे एग्जाम में आ जाता है हम उस एग्जाम को देके क्वालिफाई करते हैं। तो मैं कोई देखिए एग्जामिनर नहीं हूँ, मैं पेपर नहीं बनाती हूँ, जो मैं मैटर दे रही हूँ वही एग्जाम में आ जाए। प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको डिक्टेशंस करंट्स के नए नए मैटर्स जो मिल रहे हैं लीगल्स की, प्रैक्टिस कीजिएगा। वर्ड्स डिक्टेशन सेम नहीं होते हैं, लेकिन वर्ड्स मिलते जुलते आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। तो ये थे आज के आपके जो कमेंट्स थे सबके, वो मैंने सबके जवाब दिए हैं, और जो आपके डाउट्स थे वो सबके मैंने क्लियर कर दिए। आई होप मेरे इस वीडियो से आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे, और जो मैंने टिप्स दिए हैं मेरे अकॉर्डिंग जो मैं इस्तेमाल करती थी, उससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी, और आप उनको फॉलो करेंगे, और अपनी टाइपिंग स्पीड, स्टेनो स्पीड, एक्यूरेसी सब पे अपना ध्यान देंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स रहता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अपने डाउट्स बताइए, उसको आगे मैं और क्लियर करने की कोशिश करूँगी।